ये नहीं होते, लेकिन इसी दरमियान उनकी सांस तेज़ी से फूलने लगती है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? कई लोग देखिए असमंजस की स्थिति में भी आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं ये हार्ट अटैक के लक्षण तो नहीं हैं। सांस फूलना क्या हार्ट अटैक का लक्षण होता है? इन सारे सवालों का जवाब आज हम तलाशेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ पल्लवी रविंद्र सिंह और मेरे साथ आज न्यूज़ रूम में मौजूद हैं डॉक्टर यतिन अरोड़ा। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सर, मैं सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहती हूँ, जो आम लोगों के जहन में सवाल रहता है कि चलते चलते सांस जो फूलने लगती है, कि क्या ये भी हार्ट अटैक का लक्षण है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे हमें पता है, बहुत कॉमन है, जो हार्ट अटैक का लक्षण जो सबसे पहले आता है वो छाती में भारीपन या दर्द आता है। बट सांस फूलना भी हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है, स्पेशली डायबिटिक्स में। जिनको हार्ट अटैक्स, डायबिटीज़ जो आजकल बहुत प्रेवलेंट हो गया है, उनमें छाती का दर्द या भारीपन नहीं आता है। कई बार हार्ट फेल होने की वजह से सीधा सांस में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़, ये हार्ट फेलियर का लक्षण भी हो सकता है। हार्ट अटैक से ज़्यादा ये हार्ट फेलियर का लक्षण होता है, जिसमें हार्ट फेल, जिसमें हार्ट का जो फंक्शन है वो कम काम करे, और ये इस कारण वो प्रेजेंट करते हैं। ये इनके कारण। दूसरा, जो सांस चढ़ता है वो किन में हो सकता है? हार्ट के अलावा सिर्फ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या हार्ट अटैक नहीं, हार्ट की और कंडीशंस होती हैं जिसमें वैल्व की दिक्कत होती है। माइट्रल वैल्व डिजीज बहुत कॉमन है, आयोटिक वैल्व, उनमें भी ये सांस चढ़ने के कारण हमारे साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। हार्ट के अलावा हम जब भी सांस फूलता है हार्ट पे फोकस करते हैं, पर ये फेफड़ों की दिक्कत भी हो सकती है। फेफड़ा मीन्स लंग्स। जो स्मोकर्स होते हैं, या इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर लंग कोलैप्स हो सकता है, ये भी एक सांस की हमें दिक्कत आ सकती है। आपने स्मोकर्स की बात की, तो ज़्यादातर जो स्मोकिंग करते हैं उनके जहन में तो ये चीज़ रहती है कि उन्हें सांस की तो दिक्कत है, लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है सर कि जो महिलाएं होती हैं उनमें भी आजकल हार्ट के केसेस, जो हार्ट अटैक के केसेस हैं, वो ज़्यादा सामने आने लगे। तो इसका क्या कारण है? फीमेल्स में हार्ट अटैक हमेशा से रहा था, बट वो हमें प्रेजेंट नहीं करता था। जैसे जैसे रूरल इंडिया अर्बनाइज होने शुरू हो गया, फीमेल्स एजुकेट होनी शुरू हो गई, सेम सिचुएशन, जो सेम स्ट्रेस स्टेट्स थे मेल्स के, जॉब स्ट्रेसफुल हो गई, उनका जो वर्क स्टाइल है, स्मोकिंग, अल्कोहल इनटेक, डायबिटीज़, प्लस उनकी जो असेसिबिलिटी डॉक्टर्स की है फीमेल्स की, आज से 25-30 साल पहले स्पेशली रूरल इंडिया उतनी नहीं थी। अब वो असेसिबिलिटी डॉक्टर के कारण हम ज़्यादा फीमेल्स डॉक्टर के पास जा रही हैं, तो ज़्यादा डायग्नोसिस सामने आ रहा है। तो इसके कारण हमें लगता है हाँ, फीमेल्स में भी हार्ट अटैक होना शुरू हो गया है। इट इज़ जस्ट कि हमारा डायग्नोसिस ज़्यादा बनना शुरू हो गया है। प्लस दूसरी चीज़, थोड़ा बढ़ने का भी रीज़न हो सकता है, बिकॉज हमारी सिचुएशंस हो गई हैं। फीमेल्स भी उतनी ही स्ट्रेसफुल जॉब्स कर रही हैं। स्ट्रेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्टर ऑफ हार्ट की डिजीज़। सेकंड चीज़ क्या है? हमारा एज, इंडिया की लाइफ बढ़ रही है। जैसे जैसे लाइफ बढ़ेगी हार्ट डिजीज बढ़ेंगी, तो फीमेल्स में भी वैसे ही बढ़ रही हैं। तीसरा, जो लाइफ स्टाइल्स होते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, डायबिटीज़, वो भी उतने ही कॉमन हो रहे हैं फीमेल्स में। इस कारण हार्ट अटैक भी फीमेल्स में बढ़ लेकिन रहे हैं। एक जब भी हार्ट अटैक के केसेस हम देखते हैं, तो एक चीज़ जो उनके परिवार वाले होते हैं वो लगातार कहते हैं कि अरे ये तो अच्छा इंसान था, इसको कैसे हार्ट अटैक आ सकता है? ना स्मोकिंग करता था, ना ड्रिंकिंग करता था, अच्छा हेल्दी खाना खाता था, फिर भी ये कैसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई? सो उसमें भी बहुत चीज़ें देखनी है। स्मोकिंग, अल्कोहल, डायबिटीज़, दीज आर जस्ट रिस्क फैक्टर। ओके। और भी कई चीज़ें होती हैं जो इसमें नहीं है। एज इज एक्चुअली नॉन मॉडिफाइड। जो हम ये चीज़ें हैं ना, इनको बोलते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मैं स्मोकिंग छोड़ सकता हूँ, मैं अल्कोहल छोड़ सकता हूँ, मैं अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ, पर जो मेरी एज बढ़ रही है उसको तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मेरी जेनेटिक्स, अगर मेरे पेरेंट्स या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को हार्ट की डिजीज़ है, उसको तो मैं चेंज कर ही नहीं सकता हूँ। तो दीज आर नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स। मेल्स में थोड़ा हार्ट अटैक, बेटर हार्ट डिजीज ज़्यादा हैं, तो मैं उसको नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर को नहीं कर सकता हूँ। तो अच्छा इंसान या फिर मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स को मैं कम कर सकता हूँ, नॉन मॉडिफाइड को नहीं। आप ये कहना चाहते हैं कि फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा कारण बनती है इस चीज़ का, हमें उस पर भी फोकस करना चाहिए? बिल्कुल। एक बहुत, जब भी पेशेंट की हम हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब तो जाना जा रहा है, जैसे जैसे हमारी लाइफ पर लॉन्ग हो रही है, इंडियंस की भी, वेस्टर्न से हमें पता लगा है कि फैमिली जिनके ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज थी या हार्ट डिजीज थी, उनके पेरेंट्स को भी है, आगे बच्चों को भी आ रही है। तो उतना ही हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को है, तो यू हैव टू टेक मोर रिस्क। जल्दी आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और जल्दी केयर करना चाहिए, ताकि वो डिजीज़ आप टाइमली पहचान पाएँ, उसका
वो कर पाए। एक सवाल, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण बात आपने बताई है और मुझे ऐसा लगता है जो लोग होंगे वो जानना चाहेंगे। ज़्यादातर हमने ये कैंसर की जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, बाकी चीज़ें हुई, उनमें देखा था कि डॉक्टर्स कहते थे कि अगर आपकी फैमिली में किसी को तो नहीं था तो आपको हुआ। तो आपने ये बताया कि हार्ट अटैक में भी ये चीज़ें रहती हैं कि फैमिली में भी होता है। तो कैसा होता है कि अगर किसी के मतलब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ लेकिन उसके पापा को फादर को नहीं हार्ट अटैक आया था, तो क्या आगे की उनके जनरेशन्स को देखना चाहिए फिर? फिर वो मैं वही बात बता रहा हूँ, इट इज़ प्रिडिक्टिव ज़्यादा हो जाता है। अगर किसी ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स को हुआ है, उनकी प्रिडिक्शन ज़्यादा हो गई है, बट इट इज़ नॉट 100%। ना कि वो कैंसर में है ना वो ये है, बट उनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उनको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर कोई पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं हुआ डजंट मीन कि उनको नहीं होगा। तो अगर वो कहेंगे मेरे पेरेंट्स को तो हुआ नहीं, मैं तो सब लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके रखूँगा, स्ट्रेस भी लूँगा जॉब को, ऐसे तो नहीं है। ओके। गांव देहात में एक चीज़ होती है, कही जाती है कि पहले ही कहा जाता था, हालांकि आपने तो समझाया कि महिलाएं रो लेती हैं, इस वजह से उनको हार्ट अटैक कम आते थे, और क्योंकि जो पुरुष होते हैं वो रो नहीं पाते हैं, वो सारी चीज़ें अपने दिल में रखती हैं, इसलिए दबाव ज़्यादा हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा होता है दिमाग में, इसलिए उन्हें हार्ट अटैक ज़्यादा आता है। तो ये कहाँ तक हार्ट अटैक के लक्षणों में आता है कि प्रेशर होता है? सच है कि फीमेल ज़्यादा रोती है और मेल्स नहीं रोते हैं। Okay. इसके अलावा और कोई सच्चाई नहीं है कि इससे हार्ट की कोई डिजीज़ का कोई रिलेशन है। वो अभी भी सच्चाई है कि फीमेल्स रो लेती हैं और मेल्स थोड़े से मन में रखते हैं। तो आपको लगता है कि टेंशन, जो लोग कहते हैं कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उन्हें ज़्यादा टेंशन मत दो, या फिर कोई बहुत चीज़ है तो तुरंत मत बताओ उन्हें, थोड़ा रिलैक्स होकर के बताओ उन्हें, तो ये कुछ पड़ता है असर इसका? एग्जैक्ट आप बोलोगे कि शॉक एलिमेंट तो कम करना चाहिए जिसको हार्ट डिजीज़ है, ओके। बट स्ट्रेस इटसेल्फ जिनको हार्ट नहीं है, डिजीज़ नहीं है, लॉन्ग स्ट्रेस, लॉन्ग टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इज एक्चुअली प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर जो रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ का। बट जिसको स्टेंट हो चुका है, हार्ट फैक्टर कम है, तो हम शॉक स्टेट कम करवाते ही हैं ताकि एकदम से दे डोंट गो इनटू पैनिक। उसका रीज़न क्या है? हार्ट रेट बढ़ेगा। हार्ट रेट बढ़ेगा तो हार्ट फंक्शन कम होता है, तो सिम्टम ज़्यादा इंप्रूव होते हैं। ओके। गर्मी और सर्दी में ज़्यादातर देखा जाता है कि लोगों की सांसें ज़्यादा फूलती हैं, तो इसका क्या कारण है? जो सांस फूलना है, जैसे मैंने बताया, दो कारण हो सकते हैं, दो ऑर्गन्स हैं मोटे मोटे, एक है लंग्स, एक है हार्ट। दोनों के कारण सांस फूला जा सकता है। अब सर्दी और गर्मियों में क्यों सांस फूलेगा? जो लंग के फैक्टर्स हैं, जब हम स्पेशली ये स्प्रिंग आता है, जब ये पोलन्स गिरते हैं, वो झड़ते हैं ऑटम और स्प्रिंग्स में, तो उनमें क्या आता है? एस्थमा ज़्यादा हो जाता है, तो उसके कारण सांस फूल सकता है। और सर्दियों में एस्थमा के केसेस बढ़ जाते हैं, तो सांस फूलने लग पड़ता है। कई बार वो बच्चों में भी कंडीशन चल रही होती है, पर जो उनका जो प्रेसिपिटेशन है वो सर्दियों में आके होती है। दूसरा एक्सेजरेशन हो जाता है सर्दियों में, जो हमारे लंग या ट्रेकिया और ब्रोंकियोल्स होते हैं, ये कंस्ट्रक्ट होते हैं ठंड के कारण। जो आप कहते हैं ना हाथ ठंडे हो गए, तो ये भी हमारे कंस्ट्रक्ट होते हैं। तो जिसको प्री एग्जिस्टिंग स्मोकिंग या फिर कोई कंडीशन होती है लंग में, वो एक्सेजरेट कर देती है। ओके। और रीज़न क्या हो सकता है? हार्ट में भी ये कंडीशन होती है। अगर हमारे हाथ और ट्रेकिया करते हैं, तो हार्ट की नसें होती हैं, वो भी सर्दियों में सिकुड़ जाती हैं, तो उसको हम प्रिंस मेटल एंजाइना भी बोलते हैं, सिकुड़े। तो हार्ट अटैक के केसेस हमेशा सर्दियों में ज़्यादा आते हैं। ओके। हमें देखा गया है, जो नवंबर से फरवरी होता है, इतना हार्ट अटैक इतना ज़्यादा कॉमन हो जाता है इनमें, जो गर्मियों में नहीं होता। ओके। ब्लड से भी इसका कोई रिलेशन है क्या? क्योंकि ज़्यादातर जब ऐसे हार्ट अटैक के केसेस आते हैं तो लोग कहते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड संभवतः गाढ़ा हो गया होगा या फिर कोई समस्या होगी, तो ये मिथ है या फिर इसमें कोई सच्चाई है? इसका जो रिलेशन है वो इससे पता लग गया है, जब भी हम हार्ट अटैक होता है या हार्ट की कंडीशन होते हैं, हम खून पतले की दवाई देते हैं। ओके। तो उससे उन्होंने एक जनरल कंडीशन बन गई, उसका खून गाढ़ा हो गया होगा। एक्चुअली इट हैज़, जब भी हार्ट अटैक आता है क्लॉट बनता है, वो खून गाढ़ा ही होता है, पर वो हमारे में भी वही खून चल रहा है। बट जिनमें हार्ट की कंडीशन है, जब हार्ट अटैक होता है तो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन होती है, वहाँ पे वो एक जो प्लाक होता है रप्चर कर जाता है, वहाँ पे क्लॉट बन जाता है और खून गाढ़ा हो जाता है। उससे बचाने के लिए हम हमेशा खून पतले की दवाई, जिनको हार्ट की कंडीशन है, उनको दे के रखते हैं। सिंपल जो एस्पिरिन दवाई है, जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं। बट एज सच कि खून गाढ़ा होने से हार्ट अटैक होता है, ये चीज़ तो ये मिथ है। ये मिथ। ओके। सांस फूलने और हार्ट अटैक की जो समस्या होती है, इन दोनों में क्या कोई मेन कनेक्शन है या फिर दोनों अलग अलग हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत
एक्चुअली बहुत बड़ा सिम्टम है सांस फूलना हार्ट डिजीज़ के। इट इज़ नॉट कि हार्ट अटैक का। हम जब भी सोचते हैं हार्ट डिजीज़ को, वो अकेला हार्ट अटैक नहीं होता है, उसमें बहुत हार्ट की कंडीशन आती है। हार्ट जो सांस फूलना है, हार्ट की कंडीशन बोलते हैं जब हार्ट वीक हो जाता है। हार्ट वीक मतलब नॉर्मल जो हार्ट का फंक्शन होता है हमारा 60% होता है। जब वो कम होना शुरू हो जाता है, हार्ट फेलियर, रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, जो लेस देन 35% हमारा फंक्शन आ जाएगा, तो सांस फूलेगा। तो उसको बचाने के लिए हम दवाइयाँ देते हैं। क्यों सांस फूलता है? जब लेफ्ट साइडेड हार्ट फंक्शन हमारा कम हुआ तो आगे खून कम जा रहा है, तो पीछे जाएगा। पीछे क्या है? उसका फेफड़ा, तो पानी फेफड़ों में भरेगा, तो पेशेंट को सांस चढ़ेगा। ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है। ओके। तो इसके लिए क्या करते हैं? हम दवाइयाँ देते हैं। क्या दवाई देंगे ताकि फेफड़ों में सांस ना जाए? पेशाब की गोली देते हैं, ताकि जो उसके इंक्रीज्ड वॉल्यूम है उसके हार्ट में, वो पीछे फेफड़ों में ना भरे, वो यूरिन के रास्ते निकल जाए। ताकि यही एक हार्ट फेलियर का हमारा एक पार्ट है मैनेजमेंट का। ओके। क्या व्यक्ति के लेटने की पोजीशन भी ये डिसाइड करती है कि उसकी सांस फूलेगी या नहीं फूलेगी? क्योंकि ज़्यादातर यतीन जी देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि मैं सीधा लेटा था और मेरी सांस फूलने लगी, मुझे घबराहट हो रही थी। तो ये क्या कोई रीज़न है? जी जी बिल्कुल। इसको एक स्पेशली ऑर्थोपनिया कहते हैं हम। अगर सिम्टम में जो सांस हमारा है, जैसे मैंने बोला कि फेफड़ों में पानी, हार्ट की डिजीज में सोचा है, अगर वो लेटे हैं तो पूरा ऊपर तक पानी भर जाएगा। ऐसे बैठे हैं तो नीचे रहेगा, तो बाकी लंग एक्सपैंड कर पाएगा। तो जिनको हार्ट की कंडीशन हार्ट फेलियर की वजह से है, जब आप देखा होगा हॉस्पिटल में जाते हैं तो बेड हमेशा ऊपर होता है, हाँ बिल्कुल। स्पेशली हार्ट की कंडीशंस में। तो उसका मतलब है कि फेफड़े क्लियर रहें, एक्सपैंड रहें, लंग का पानी अगर है भी है वो ग्रेविटी से नीचे रहे और सांस की दिक्कत कम आए। तो ये है ऑर्थोपनिया, एक सिम्टम है हार्ट जिसको सांस लेटने से, सीधा लेटने से सांस चढ़ती है, तो उनको अपना चेकअप कराना चाहिए। वो हार्ट डिजीज के कारण तो नहीं है। ओके। ऐसा कुछ है कि लेफ्ट साइड लेटना चाहिए या राइट साइड लेटना चाहिए, या नॉर्मल है ये नहीं, चीज़? एज सच अगर जनरल पॉपुलेशन में देखा जाए इसका कोई इससे रिलेशन कोई impact नहीं कोई पड़ता इन impact नहीं है। चीज़ों का। ऑब्वियसली इन एडमिशन सेटिंग आईपीडी बेसिस उसमें हम ये चीज़ें मैटर करती हैं कि किस साइड लंग में पानी ज़्यादा है, बट एज ए जनरल पब्लिक इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये जिम में दौड़ते वक्त जो लोगों की, और हमने देखा जिम में तो बहुत सारे पिछले 2025 में बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आया, तो इस समय जब लोगों की सांस फूलती है या फिर चलते हुए फूलती है, तो क्या ये चिंता का विषय है लोगों के लिए? देखो, सबसे पहले अपने आप को ओवर एग्जैजरेट नहीं करना है। आप जिम में जाओ, पहले दिन ही आप बोलोगे मैं 4 किलोमीटर दौड़ूंगा, तो बॉडी तो जवाब देगी। तो आपको अपनी लिमिट जाननी होनी चाहिए। आप पहले दिन जा रहे हो, अगर आपकी है कि मैं रोज़ 4 किलोमीटर चल रहा हूँ, तो उस दिन आप 4 किलोमीटर चल सकते हो। पर पहले दिन 4 किलोमीटर चलने की कोशिश करोगे तो आप थकोगे, सांस चढ़ेगा। दूसरी चीज़ है जो एज जिनकी ज़्यादा है, जहाँ उनको हमें ये भी देखना चाहिए कि प्री एग्जिस्टिंग सिम्टम तो नहीं है। जिसको चलने में पहले छाती में दर्द हो रहा था, वो जिम में जाके भागेगा तो हार्ट अटैक तो बढ़ेगा। तो हमें वो भी नहीं पता होता है। दूसरी, हार्ट की स्पेशली कंडीशंस होती हैं जो हम एथलीट्स या जिम पर्सन्स में ज़्यादा हमें हार्ट अरेस्ट के चांसेस पाए जाते हैं, जिसको हम HOCM बोलते हैं, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होता है, जो हार्ट साइड में मसल इतने ग्रो हो जाते हैं कि वो उसको बंद कर देते हैं वैल्व को, तो हार्ट एकदम से रुक सकता है। तीसरी कंडीशन, धड़कन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, अरिथमिया। क्यों? क्योंकि कैफीन लेते हैं। जब भी हम जाते हैं जिम में, कैफीन कॉफ़ी लेना बहुत कॉमन है, वो हार्ट रेट बढ़ाता है। तो उसके कारण अरिथमिया भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण चक्कर आके गिरते हैं और उसको हम हार्ट अटैक का नाम देते हैं। जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, क्या उनको भी हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं या फिर सांस फूलने के चांसेस हो सकते हैं? और इसके दरमियान सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि लोग जानना चाहते होंगे, इस दरमियान डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनका वजन थोड़ा कम होने लगता है और वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, इनमें कुछ कनेक्शन है क्या? डायबिटिक्स और हार्ट अटैक का तो बिल्कुल सीधा सीधा रिलेशन है। बीइंग ए कार्डियक सर्जन, हम हार्ट की सर्जरी जितनी आजकल कर रहे हैं, अगर मैं 100 बाईपास कर रहा हूँ तो 90 डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। तो डायबिटीज़ हार्ट की कंडीशन की नसों को पतला करता है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सीधी सीधी नस में एक जगह ब्लॉकेज नहीं होती, मल्टीपल लेवल पे ब्लॉकेज होती है। दूसरा, जो डायबिटिक्स होते हैं वो लेट प्रेजेंटर भी होते हैं। डायबिटिक्स में छाती में पेन नहीं आता है, तो उसको लगता है मेरे तो छाती में पेन नहीं है, चाहे वो नॉर्मल पर्सन में जो हम चलने में छाती में पेन आ जाता है वो नहीं आता है। इनमें डायबिटिक्स में नहीं आता है। इनमें साइलेंट एंजाइना होता रहता है, हार्ट वीक होता रहता है। ओके। ये हो गया। दूसरी चीज़, इनमें डिफ्यूज डिजीज़ होती है।
तीसरा, इनका ट्रीटमेंट भी मुश्किल होता है। अनकंट्रोल्ड शुगर इज एक्चुअली, जो भी हम इस पर ट्रीटमेंट देंगे उसको भी फेल होने का उतना ही चांसेस है। तो डायबिटीज़ तो एक्चुअली इज़ वेरी बैड फॉर हार्ट हेल्थ। जितना हम इसको प्रिवेंट कर सके उतना ही अच्छा है। जितना अपने आप को बचा के रखो, डायबिटीज से सुधार बचना करके। ही है। डायबिटीज उसके बाद कभी खत्म नहीं हो सकती। इट इज ओनली अ मैनेजेबल कंडीशन, इट इज नॉट अ ट्रीटेबल कंडीशन। ओके, तो आपने जैसे बोला कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को सीने में बहुत कम दर्द होता है, ना भी वो साइलेंटली वो जी, फील जी। कर रहा होता है उन्हें अंदर से। तो ये जो सीने में दर्द और सांस फूलना होता है, ये क्या दोनों हार्ट अटैक के ही लक्षण होते हैं? सीने में दर्द और मेजॉरिटी साथ में अगर सांस फूले। बिल्कुल मेजॉरिटी बोले जाए तो हार्ट अटैक है, पर Okay. और कंडीशंस भी होती हैं। जैसे हार्ट का वैल्व है, इसको आयोटिक स्टेनोसिस कहते हैं। आयोटिक वैल्व होता है जो वो सिकुड़ जाता है, उसका पहला सिम्टम छाती में पेन और दूसरा सांस फूलना, तो वो भी हो सकता है। बट अक्यूट कंडीशन, मैं अभी ठीक बैठा हूँ, अभी मेरे सीने में एकदम से दर्द हो जाए और सांस फूल जाए तो वो हार्ट अटैक है। बट मैं बहुत देर से चल रहा हूँ, इट कैन बी हार्ट डिजीज, बट वो हार्ट अटैक नहीं आएगा। इट कैन बी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज और आयोटिक स्टेनोसिस। तो उसके लिए हमें उसकी हिस्ट्री लेनी पड़ती है, उसको एग्जामिन करना पड़ता है। कोई मरमर होता है, हार्ट की कोई साउंड तो नहीं आ रही, और फिर इको टेस्ट करना पड़ता है। तो इट कैन बी बहुत कंडीशन। हम हमेशा सोचते हैं हार्ट मीन्स हार्ट अटैक। हार्ट की बहुत बीमारियां हैं जो सिर्फ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के अलावा है। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज हो गया। वैल्व हमारे 4 होते हैं, उनमें मेजॉरिटी वैल्व लेफ्ट साइडेड वैल्व दिक्कत होती है, जो माइटल वैल्व, एओर्टिक वैल्व, उनमें सांस की दिक्कत आ सकती है। उसके अलावा हार्ट फेलियर में कोई कॉर्नरी आर्टरी डिजीज नहीं है, सिर्फ हार्ट फंक्शन कम हो ही जा रहा है। जब वो हार्ट फंक्शन बहुत कम हो जाता है, वही एक कैंडिडेट होते हैं जिनको हम ट्रांसप्लांट के लिए बोलते हैं। तो ये चीज़ें उनमें आ जाती हैं। स्टेंट डलवाने के बाद लोग निश्चिंत हो जाते हैं, वो कहते हैं हमें हार्ट अटैक प्रॉब्लम थी लेकिन हमने स्टेंट डलवा लिया, अब हम बिल्कुल ठीक है, अब हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन इस दरमियान कई बार ऐसा देखा जाता है यतीम जी कि उनकी सांस फूलती रहती है। क्या ये चिंता का विषय है? स्टेंट एक्चुअली परमानेंट इलाज नहीं है। स्टेंट इज उसको हमने एक तरह का थोड़ी देर सैल्वेज कर दिया है। उसकी नस में ब्लॉकेज थी, उसके नस को हमने उस टाइम के लिए खोल दिया है। बट जो फैक्टर्स ने उस नस को ब्लॉक किया था, उसकी एज हो, उसके जेनेटिक हिस्ट्री हो, उसकी स्मोकिंग, अल्कोहल, उसके दवाई ना लेने का, उसका स्ट्रेस स्टेट, उसकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, वो तो वही कॉमन है। स्टेंट देने के बाद बॉडी तो वही है, तो स्टेंट में ब्लॉकेज भी आ सकती है। दूसरा, स्टेंट किस स्टेट में डला है, हार्ट फंक्शन तब कितना था, पहले ही हार्ट में इतना डैमेज हो चुका है तो स्टेंट उसमें वो नहीं करेगा, हार्ट फंक्शन को कितना इम्प्रूव होगा। अगर हार्ट फंक्शन इम्प्रूव नहीं हुआ आफ्टर स्टेंट, तो हार्ट वो डैमेज हो चुका है, तो सांस की उसको दिक्कत रहेगी, जिसको हम कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। तो उसको हम सिर्फ मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं। ओके। बट अगर वो बहुत कम हो जाए, जब मल्टीपल दोबारा स्टेंट ब्लॉक होने शुरू हो जाए, मल्टीपल वेसल, तो उनमें फिर सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है। वो भी नहीं कंडीशन है, और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, हम स्टेंट नहीं कर सकते, हार्ट फंक्शन भी कम है और एज भी ठीक है, तो हार्ट ट्रांसप्लांट या फिर मैकेनिकल सर्कुलेटरी डिवाइसेस आती हैं जो उनको सपोर्ट करने की हेल्प करती हैं। बहुत सारे लोगों में ये चीज़ देखी जाती है कि हार्ट रिदम जो होता है उनमें उनका डिसऑर्डर है, देखने को मिलता है। ये किन लक्षणों को बढ़ा सकता है? जो हार्ट रिदम डिस्टर्बेंसेस होते हैं, इनको हम अब मेडिकल टर्म में अरिथमियाज बोलते हैं। अरिथमिया 2 टाइप के हो सकते हैं, हार्ट रेट कम करने वाले भी, हार्ट रेट बढ़ाने वाले भी। जो हार्ट रेट बढ़ाने वाले हैं, नॉर्मल हमारा 60 से 100 हार्ट रेट है, अगर हम अडल्ट पॉपुलेशन की बात करें। 100 से ऊपर अरिथमिया है, 60 से नीचे भी अरिथमिया है। तो 100 के ऊपर अरिथमिया क्या हो सकता है, हमारी धड़कन वैसी तेज हो, जब हम भागते हैं, जिम में जाते हैं, तो वो साइनस टैकीकार्डिया है, वो अपने आप सेटल हो जाता है। पर जो मोस्ट कॉमन एज रिलेटेड अरिथमिया हम देखते हैं, जो एज के कारण होता है, उसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। वो हार्ट रेट तेज हो जाता है और इरेगुलर भी हो जाता है। जब हम अपनी धड़कन पल्स फील करते हैं, वो रेगुलर है, पर वो अगर इरेगुलर हो जाए उसको AF, ये मोस्ट कॉमन अरिथमिया है। इससे बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सांस चढ़ सकता है, हार्ट फंक्शन कम हो सकता है। दूसरा, हार्ट में क्लॉट बन सकता है, जो कि स्ट्रोक करने का रीज़न है। ये तो हार्ट बढ़ने के रीज़न होंगे। हार्ट जो रेट कम करता है, जिसको 60 के नीचे आ जाता है, उसको हार्ट ब्लॉक एक अरिथमिया हो सकता है। धड़कन ही कम होगी, उसका सांस चढ़ेगा, हार्ट उतना लोड ही नहीं ले पा रहा, तो उनमें पेसमेकर की जरूरत पड़ती है। तो ये कौन सा अरिथमिया है, ये भी जानना जरूरी है, और ट्रीटमेंट हर अरिथमिया, और उसके बाद सही इलाज लेना बहुत ज़रूरी होता है। हार्ट फेलियर भी क्या सांस फूलने का कारण हो सकती है? जी। हार्ट फेलियर, जैसे मैंने बताया, हार्ट फेलियर में क्या है, हार्ट फेल हो रहा है तो 2 रीज़न कारण हो सकता है। 2 फंक्शन होते हैं हार्ट के, एक होता है सिस्टोलिक, जो मतलब जो पंप करने का, एक होता है डायस्टोलिक, जो उसको डायलेट, कितना वो हार्ट
ब्लड लेगा। जो हम नॉर्मली हार्ट फेलियर और सिस्टोलिक डिस्फंक्शन होता है, हम उसी की बात करेंगे। उसमें क्या, हार्ट पंप अगर 60% कर रहा था, अब वो 50% हो गया, 40% हो गया, 30% हो गया, तो वो हार्ट इजेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो क्या होगा, वो हार्ट फेल हो रहा है। हार्ट फेल के लिए सबसे पहला सिम्टम उसका सांस फूलना ही आएगा हमारे। सांस फूलना, पैरों में सूजिश होना, उसको बिलिरुबिन, पेट में स्वेलिंग आना, ये उसके सबसे कॉमन सिम्टम आते हैं। उन्हीं को मैनेज करना होता है। ये क्यों, पहले तो हमें रीज़न ढूंढना है क्यों हार्ट फेल हो रहा है। कहीं ये हार्ट के ब्लॉकेज कारण तो नहीं है, कोई वैल्व की कंडीशन कारण तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो उनको हम देखते हैं, दवाइयों से मैनेज करते हैं, हार्ट को रीमॉडल करने की कोशिश करते हैं, पेशाब की गोली देके उनसे जो एक्सेसिव फ्लूइड है वो निकालते हैं। आपने सूजन की बात की, तो आजकल की महिलाओं में ये चीज़ देखी गई है कि उनके शरीर में अचानक से पैरों में और बॉडी में, फेस पे सूजन जो है ज़्यादा बढ़ जाती है और वो कहती है कि उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो क्या ये लक्षण है हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक के? बिल्कुल, जो ये लक्षण है, सूजन आना हर जगह, ये 2-3 ऑर्गन्स कारण हो सकते हैं। एक है हार्ट, जैसे मैंने बताया कि बॉडी, जब हार्ट फेल होता है तो बॉडी रिटेन करने की कोशिश करती है पानी, तो हम पानी निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरी कंडीशन कैसे करती है, स्पेशली महिलाएं में आप बोला है, वो है थायराइड। थायराइड कारण भी स्वेलिंग आता है, सांस लेने में दिक्कत आता है, जो हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। तीसरी कंडीशन किडनी ही नहीं काम कर रही है, पेशाब उतना निकाल ही नहीं पा रही है, तो बॉडी में स्वेलिंग है। बिल्कुल। तो ये तीन, जब भी स्वेलिंग आती है तो इनके हमें तीन ऑर्गन ये भी देखने पड़ते हैं। अकेला हार्ट नहीं, हार्ट बाकी ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है। तो किडनी के कारण भी स्वेलिंग आ सकती है, थायराइड के कारण में। तभी हम, जब भी हम पेशेंट्स आता है वो कह रहे मैं तो अपने हार्ट के लिए आया था, मेरा किडनी और थायराइड क्यों टेस्ट करा रहे हैं? तो कारण ये भी होते हैं उनके स्वेलिंग। जांच बता पाएगी ना किस दिशा में इलाज लेकर के जाना है। एंग्जाइटी और लंग्स में जो इन्फेक्शन होता है, क्या वो भी कारण बन सकता है इंसान की सांस फूलने का, जो ज़्यादातर हमने देखा है? लंग इन्फेक्शन एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है। हमारे कंट्री में स्पेशली जो डायबिटिक्स होते हैं और स्मोकर्स होते हैं, उनमें एक लंग इन्फेक्शन होता है, लंग अब्सेस बन सकता है, या एक ब्रोंकिक्टेसिस की लंग में बहुत इन्फेक्शन हो गया, उनमें सांस फूल सकता है, उनको बुखार आ सकता है, और या फिर ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये एक कारण है। एंग्जाइटी क्या करता है, एंग्जाइटी एकदम से हार्ट की धड़कन बढ़ा देता है, पसीना आना शुरू होता है, उसको लग रहा है मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, बट वो हार्ट अटैक नहीं होता है, वो एंग्जाइटी, वो एक अलग बीमारी है। ओके। सांस फूलने को व्यक्ति को कब बिल्कुल भी भूल कर इग्नोर नहीं करना चाहिए? जी, इसका एक आंसर है कि मैं आज अगर 1 किलोमीटर चल पा रहा हूँ और कल मैं 200 मीटर पे मेरी सांस फूल रही है, तो वो दिक्कत की स्थिति है। बट अगर मैं 300 मीटर पे मेरी रोज की कैपेसिटी 500 मीटर है, पर कल मैं 1 किलोमीटर चला तो मेरा सांस फूलेगा। तो मोर देन यूजुअल लेस, जो कस्टम एक्टिविटी पे ही आपका सांस फूल रहा है, वो दिक्कत की बात है। या फिर सडन सांस फूलना शुरू हो जाए। अगर 4 किलोमीटर रोज चल रहा हूँ, मेरे पास बहुत आते हैं, मैं 4 किलोमीटर चलता था, अब मैं 2 किलोमीटर पे ही सांस फूल रहा है, तो मैं कह रहा हूँ ये बड़ी बात है। बट रोज जो 1 किलोमीटर चल रहा है और कहेगा मैं यहाँ 2 किलोमीटर चल रहा है, मेरा कल सांस फूल रहा है, मैं कहूँगा कोई बात नहीं, बिकॉज आदत नहीं है। तो इट इज़ नॉट कि कितने किलोमीटर या कितना चलने पे, उसको अकस्टम्ड बॉडी कितनी है उस पे, तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने डायबिटीज़ पेशेंट्स की बात की कि उन्हें दर्द नहीं होता, तो अब देखिए सीने में दर्द व्यक्ति को नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो कैसे पहचाने, वो कौन से संकेत होते हैं उसे लगे कि हाँ मुझे हार्ट अटैक के संकेत मिल रहे हैं, मेरी बॉडी ये दे रही है संकेत? जी, 2-3 चीज़ें होती हैं। चाहे उनके सीने में दर्द नहीं है, पर क्या आ सकता है, माथे पे पसीना, सांस चढ़ना। केवल ही छाती पे दर्द नहीं होता, उसको बार बार खट्टे डकार आते हैं, उसको लगता है ये एसिडिटी है। जौ में पेन आ सकता है, या फिर बाजू में पेन जा सकता है। ये चीज़ें भी उनमें बहुत कॉमन होती हैं हार्ट अटैक में। बट कई बार कुछ नहीं होता और सडन वो हम जानते हैं कि वो हार्ट घर पे ही उनको कुछ हो जाता है। ये डायबिटिक्स में इशू रहता है। ओके। मायोकार्डियल इन्फेक्शंस जो होता है, ये आखिर क्या है? थोड़ा सा इसे हम लोगों की भाषा में समझाइएगा। मायोकार्डियम मतलब हार्ट, इन्फेक्शन मतलब उसका मरना। तो एक तरह का मायोकार्डिक इन्फेक्शन इज ए मेडिकल टर्म फॉर हार्ट अटैक। ओके। तो वही हार्ट अटैक है जो हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, उसको ही हार्ट अटैक है। ओके। किन लोगों में हार्ट अटैक के जो चांसेस होते हैं, हार्ट फेलियर के जो चांसेस होते हैं, वो सबसे ज़्यादा होते हैं, जो गलतियाँ हम अपनी डेली रूटीन में करते हुए आ रहे होते हैं? हम हार्ट अटैक के लिए, मैंने जैसे बताया कि मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर है, नॉन मॉडिफाइड। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हम चेंज नहीं कर सकते। हम अपना एज चेंज नहीं करते, जेंडर चेंज नहीं कर सकते, फैमिली हिस्ट्री चेंज नहीं कर सकते।
बट जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है हमारी लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग, अल्कोहल, फास्ट फूड, स्पेशली जो रिपीटेड फ्राइड फूड्स होते हैं, तेल में तलना, जो बार बार उसी तेल में तले हुए हैं, ये समोसा वो वगैरह, समोसा हो गया ना। घर का समोसा इज बेटर देन बाहर आउटसाइड का, बिल्कुल। एक ही बार ऑयल को चेंज कीजिए, यूज़ कीजिए। दूसरा, स्ट्रेसफुल जॉब्स, स्ट्रेस ना लीजिए ज़्यादा। ये पार्ट सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अपना लाइफ रोज़ 40 to 45 मिनट्स वॉक कीजिए, या फिर 3 times to 4 times ए वीक अपनी एक्सर्शनल एक्टिविटीज़ कीजिए। यही एक फैक्टर्स है जिनको हम चेंज कर सकते हैं। कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो व्यक्ति को अपने पास रखनी चाहिए, खास करके अगर उसकी मेडिकल हिस्ट्री परिवार की हार्ट अटैक से रिलेटेड हो? हार्ट अटैक जब भी आए, हॉस्पिटल जाने में कुछ टाइम लगता है, और इमीडिएट हम कभी भी नहीं सोचते यार मुझे हार्ट अटैक आ गया। तो कुछ दवाइयाँ जो बहुत कॉमन मिल जाती है, उसको बोलते हैं, एक तो एस्प्रिन की गोली है, वो होनी चाहिए घर। एक क्लोपिडोग्रेल होती है, वो गोली घर होनी चाहिए। और एक कोलेस्ट्रॉल की गोली होती है, अटोरवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, कुछ भी गोली। और दूसरा एक सॉर्बिट्रेट। ये 4 गोलियां घोल के उसी टाइम ले लेना चाहिए जब तक आप हॉस्पिटल में पहुंचे। इसमें कुछ खून पतले की है, कोलेस्ट्रॉल की है, और खून को नस बढ़ाने के लिए। जब तक आप हॉस्पिटल में पहुंचेंगे, ये आपका फर्स्ट एड हो जाएगा, और आपको कुछ टाइम मिल जाएगा, स्पेशली जो बहुत क्रिटिकल कंडीशंस। सोते हुए लोगों को भी आजकल हार्ट अटैक आ रहा है, तो उस दरमियान जो उनके परिवार के आसपास लोग होंगे, अगर उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति जिसे हार्ट अटैक आया उठ ही नहीं रहा है, उस दरमियान सबसे पहले क्या करना चाहिए? हार्ट अटैक में पेन होगा, अगर वो उस सिचुएशन से चला गया है और उठ नहीं रहा है, इसका मतलब हार्ट अरेस्ट हो चुका है। तो सबसे पहले तो CPR स्टार्ट कर देना है, अगर वो इमीडिएट हुआ है। अगर पेशेंट बहुत ठंडा, और ये नहीं कि बिल्कुल ही जकड़ चुका है कि बहुत टाइम हो चुका है, अगर आपके सामने ही हुआ है तो CPR स्टार्ट कर दीजिए, हेल्प बुलाइए हॉस्पिटल से, और होप कीजिए कि वो हॉस्पिटल एटलीस्ट पहुँच जाए। बट अगर हार्ट अटैक में हमेशा पेन और सांस चल रही होती है, हार्ट अरेस्ट होता है जब हार्ट रुक चुका होता है, उसमें तो सिर्फ एक ही कंडीशन है, घर पे है तो CPR स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या मुमकिन है बहुत हद तक कि ECG रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, लेकिन फिर भी उसको सांस फूलने की दिक्कत हो रही है, या फिर चांसेस हो सकते हैं कि आगे उसे हार्ट अटैक आ सकता है, रिपोर्ट्स नॉर्मल हो, ECG खास करके? जी है। ये हार्ट अटैक तो ज़्यादा नहीं, इनमें एंजाइना में हो सकता है। तो इसीलिए हम TMT कराते हैं। जब भागेगा, हार्ट पे स्ट्रेस आएगा, तो हमें पता लग जाता है, इसीलिए वो TMT। अगर रेस्टिंग स्टेट में ECG नॉर्मल आ सकता है, इवन हार्ट की तीनों वेसल नसों के, हार्ट फंक्शन भी नॉर्मल हो सकता है, इसलिए TMT, स्ट्रेस थैलियम, ये इम्पोर्टेंट है। तो इन यतिन जी, आजकल छोटे बच्चों को भी, खास करके जो हम रिपोर्ट्स देखते हैं, लोग कहते हैं कि 8 साल का बच्चा भाग रहा था, या फिर कॉलेज के पास ही पहुंचा था, स्कूल पहुंचा ही था, बैग हाथ में था, तुरंत हार्ट अटैक आ गया और उसकी डेथ हो गई। तो क्या ये आपने बताया कि हमारी जीवन शैली निर्भर करती है कि हमें हार्ट अटैक आ रहा है या सांस फूल रही है, बच्चों में फिर ये क्यों हो रहा है आखिर? एक्चुअली ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है, वो हार्ट अटैक नहीं होता है। ओके। अगर बहुत छोटा बच्चा है, 8, 10, 12 साल में, हार्ट अटैक नहीं हो सकता, वो कार्डिक अरेस्ट होता है। कार्डिक अरेस्ट में क्या है कि धड़कन रुक गई है, तो धड़कन रुकने के बहुत और कारण है। हार्ट अटैक में क्या होता है, जो नस होती है कॉर्नरी आर्टरी, उसमें क्लॉट आया है, इसलिए उसको प्रॉब्लम हुई है। हार्ट अरेस्ट में क्या है, ये कंडक्शन सिस्टम है, धड़कन रुक गई है। उसके रीजन हो सकते हैं कि धड़कन, जैसे मैंने बोला, अरिदमिया हो गया, ब्रेडी रिदमिया हो गया, एकदम हार्ट रुक गया, तेज चल पड़ा, वो हो सकता है। दूसरा, हार्ट की कंडीशन हो सकती है, उसको हेरिडिटरी कंडीशंस हो सकती हैं, जिसको हम HOCM बोलते हैं, उसमें हो सकता है वो भाग रहा था, एकदम से हार्ट वेल रुक गया। ये अलग कंडीशंस है, हार्ट अरेस्ट, कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो फिर लोग कैसे ये जाने, और कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो पहचाने कि ये हार्ट अटैक है और ये हार्ट अरेस्ट जो आपने बताया? कार्डिक अरेस्ट का मतलब है दिल रुक चुका है, ओके, वो उसमें जान नहीं होगी उस वक्त। कार्डिक हार्ट अटैक में जो सिम्टम है, सारे हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं। कार्डिक अरेस्ट में तो धड़कन रुक गई है, तो उसमें तो आपके पास सिचुएशन ही है कि फटाफट CPR करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। CPR करें, जो हम जनरल पब्लिक को अवेयरनेस भी करा रहे हैं कि कैसे कंप्रेस करना है, कैसे ब्रीदिंग करनी है, वो इसीलिए होता है क्योंकि ब्रेन 4 to 5 मिनट्स के लिए जिंदा है। अगर उसमें वो रिवाइव नहीं हुआ, ही इज ऑलरेडी ब्रेन डेड, तो टाइम नहीं होता उसमें।
आज की इस गहरी और बेहद ही ज़रूरी चर्चा से एक बात तो लगभग क्लियर हो चुकी है कि हमारा शरीर हर बीमारी से पहले कुछ न कुछ डॉक्टर यतिन जैसा इन्होंने बताया, डॉक्टर यतिन अरोड़ा ने, कुछ संकेत ज़रूर देता है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए या फिर सांस का फूलना सिर्फ थकान नहीं होती है, इसे ध्यान रखिएगा, बल्कि आपके दिल की तरफ मदद की ओर ये इशारा होता है, वो मदद मांग रहा है और इसे नज़रअंदाज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सही समय की गई जाँच और डॉक्टर की सलाह आपके और आपके किसी अपने की जान को ज़रूर बचा सकती है। जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर यतिन अरोड़ा जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे आज न्यूज़ रूम से। बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं उनके हर सवाल का जवाब उन्हें मिल गया होगा। आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अपने दिल की सुनिए, जागरूक रहिए।